हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग की जो क्लास चल रही है वैदिक संस्कृति के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग इससे पहले की क्लास में आर्यों के निवास स्थान के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम आर्यों के निवास स्थान के ही बारे में फिर से चर्चा करेंगे। देखिए, जो आर्य निवास स्थान की बात है तो अनेक विद्वान कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत था। एक विद्वानों का वर्ग है वह कहता है कि नहीं, आर्यों का जो निवास स्थान है वह क्या था, यूरोप था। बाल गंगाधर तिलक जैसे विद्वान कहते हैं कि आर्यों का निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था या आर्कटिक प्रदेश था। इसी क्रम में आज हम देखेंगे कि एक मैक्स मूलर महोदय हैं, चोटी के विद्वान हैं, यह कहते हैं कि नहीं, आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वह क्या है, मध्य एशिया। और इसी मध्य एशिया से आर्य भारत में प्रवेश किए और सबसे पहले वो कहां पर आए, सप्त सैंधव प्रदेश में आए। तो अपने मत के समर्थन में ये क्या क्या कहते हैं और अपने मत के समर्थन में ये क्या क्या साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मैक्स मूलर आर्यों के निवास स्थान को मध्य एशिया बताते हैं। जो अधिकांश विद्वान हैं वह इसी मत को स्वीकार करते हैं। और मैक्स मूलर ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जेन अवेस्ता, जैसे आपका ऋग्वेद है उसी प्रकार से ईरान का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है जेन अवेस्ता, उसमें समानता के कुछ लक्षण पाए हैं। उसी आधार पे ये प्रमाणित करने की कोशिश किए हैं कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वह मध्य एशिया था। इसी के साथ साथ वह कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी देते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में किसका उल्लेख करते हैं, बोगज गई अभिलेख का उल्लेख करते हैं, जो कि 1400 बीसी का है, 1400 ईसा पूर्व का है। उससे क्या प्रमाणित होता है, उससे यह प्रमाणित होता है कि यह आर्यों का प्राचीनतम जो अभिलेख है यह मध्य एशिया से प्राप्त होता है। और इसको क्या कहते हैं, इसको नाम दिया गया है बोगज गोई अभिलेख। जैसा कि हम पहले भी चर्चा किए कि बोगज गोई अभिलेख का जो समय है वह 1400 बीसी का है, 1400 ईसा पूर्व का है। और इसमें अनेक वैदिक देवता, इसमें इंद्र हैं, मित्र हैं, वरुण हैं, नासत्य हैं आदि का उल्लेख मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि यह जो बोगज गोई अभिलेख है जो कि मध्य एशिया से मिला है, एशिया माइनर नामक स्थान से मिला है, उसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि का उल्लेख मिलता है। और इन्हीं देवताओं का उल्लेख, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का उल्लेख आपको कहां मिलेगा, ऋग्वेद में भी मिलेगा। इसी आधार पे मैक्स मूलर महोदय यह प्रमाणित करते हैं कि जो ऋग्वेद आर्य थे उनका जो मूल निवास स्थान था वह मध्य एशिया था। आज के समय में, आज के वर्तमान समय में सर्वाधिक जो मान्य मत है यही मैक्स मूलर के मध्य एशिया वाला मत है। अधिकांश विद्वान इन्हीं तथ्यों के आधार पे यह प्रमाणित करते हैं कि नहीं, जो मैक्स मूलर का कहना है कि आर्य मध्य एशिया से आए वो एकदम सही है। तो देखिए, आर्य कहां से आए, विवाद का प्रश्न है। कोई विद्वान, तमाम विद्वान ऐसे कहते हैं कि आर्य भारत के मूल निवासी थे, कुछ कहते हैं कि नहीं यूरोप इत्यादि स्थान से आए, कुछ कहते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश से आए। और विद्वानों का एक वर्ग है जिसमें मैक्स मूलर इत्यादि सम्मिलित हैं, वह कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। और आज सर्वाधिक मत जो मान्य है वही यही है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। और किसका मत है यह मैक्स मूलर का मत है। ठीक, आज हम देखिए हम आर्यों के निवास स्थान के बारे में हम लोग चर्चा किए। अब हम देखिए, अब हमको पढ़ना है कि आर्य संस्कृति की जो जानकारी मिलती है उसका एविडेंस क्या है। जो हम आर्यों की भौगोलिक विस्तार की चर्चा करेंगे, जो राजनीतिक संगठन की चर्चा करेंगे, जो हम सामाजिक जीवन की उनकी चर्चा करेंगे, जो आर्यों के देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे, उसका साक्ष्य क्या है, उसकी जानकारी कहां से मिलती है। तो देखिए, जैसा आपको हम बताए थे, ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में जानकारी का जो साक्ष्य क्या है, ऋग्वेद है। उत्तर वैदिक आर्यों की जानकारी का साक्ष्य क्या है, उत्तर वैदिक वेद है, जिसमें यजुर्वेद आएंगे,
सामवेद आएगा, अथर्ववेद आएंगे। हमको चारों वेदों का अध्ययन करना है। चारों वेदों के साथ साथ इनके ब्राह्मण ग्रंथ का, इनके आर्यायक ग्रंथ का, इनके उपनिषदों का, सबको हमको अध्ययन करना है। सारे ग्रंथों में जो ऋग्वेद हैं या यजुर्वेद हैं, अथर्ववेद है, सामवेद हैं, इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो आर्यायक ग्रंथ हैं, जो उपनिषद ग्रंथ हैं, इन्हीं ग्रंथों से संपूर्ण ऋग्वेद या उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। उसका हम सब अध्ययन करेंगे। उसके मंत्रों के बारे में, उस मंत्र में क्या क्या कहा गया है, कौन सा ब्राह्मण कर्मकांड प्रधान है, सप्तम ब्राह्मण किस वेद का है, सब हम चर्चा करेंगे। तो हम देखिए आज हम आपके सामने ऋग्वैदिक आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, जहां तक ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र है, तो इनका जो भौगोलिक क्षेत्र था, ये पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। कहने का तात्पर्य है कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे, पूर्वी अफगानिस्तान से लेके सप्त सिंधु प्रदेश तक ये बसे थे। इनका पूर्वी अफगानिस्तान से लेके सप्त सिंधु प्रदेश तक इनका विस्तार था। और भारत में जो आर्य सबसे पहले कहां बसे, सप्त सिंधु प्रदेश में आके बसे, क्योंकि इसी सप्त सिंधु प्रदेश में ही ऋग्वेद की रचना हुई थी। उसके अलावा देखिए, आर्यों ने का इसी सप्त सिंधु प्रदेश में ऋग्वेद की रचना हुई थी, और आर्यों ने अपने प्रारंभिक ऋग्वैदिक मंत्रों की रचना इसी सप्त सिंधु प्रदेश में ही आर्यों ने किया था। प्रारंभ में आर्य संस्कृति का जो विस्तार था, वो पूर्वी अफगानिस्तान से लेके सप्त सिंधु प्रदेश तक था। और पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सप्त सिंधु प्रदेश, इससे ये पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आर्यों का जो प्रारंभिक भौगोलिक विस्तार था, वह पूर्वी अफगानिस्तान से लेके सप्त सिंधु प्रदेश तक था, क्योंकि ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है कि आर्य सबसे पहले भारत में सप्त सिंधु प्रदेश में आके बसे। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि ऋग्वैदिक आर्यों ने ऋग्वेद की रचना इसी सप्त सिंधु प्रदेश में किया था, जो कि 7 नदियों द्वारा घिरा हुआ था। ठीक, आगे देखिए, बाद में आर्यों का विस्तार और आगे हुआ। आर्य अब कहां, आर्य अब सप्त सिंधु प्रदेश से आगे सरस्वती व घग्गर, जो सरस्वती घग्गर को ही द्वितीय नाम से कहते हैं, और इन नदियों के जो आसपास का क्षेत्र था, वह भी आर्यों के अधिकार में आ गया। उसे आर्यों ने ब्रह्मवर्त की संज्ञा दी है। टीजीटी 2016 का एक क्वेश्चन है, पूछा गया था कि ब्रह्मवर्त किसे कहा जाता है। उसमें एक विकल्प था सरस्वती व द्वसदती नदियों के बीच का क्षेत्र। तो ये क्वेश्चन है, तो सरस्वती व द्वसदती नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, उसे ब्रह्मवर्त की संज्ञा दी जाती है। आगे चल के जो आर्य सभ्यता का विस्तार होता है, वह कहां तक हो जाता है, वह घग्गर नदी के आसपास तक हो जाता है। ठीक, आगे देखिए ऋग्वेद में, अब देखिए हम आपको यहां चर्चा किए कि आर्यों का जो विस्तार था भौगोलिक, वो पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर सप्त सिंधु प्रदेश तक था। अब यह कैसे था, इसके बारे में क्या क्या साक्ष्य हैं, इन्हीं साक्ष्यों का हम उल्लेख कर रहे हैं। इसमें पहला साक्ष्य यह है कि देखिए, ऋग्वेद में ही, अब कैसे प्रमाणित करेंगे कि ऋग्वैदिक आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान में था, क्योंकि ऋग्वेद से ही अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। जो अफगानिस्तान की 4 नदियां हैं, इसमें कौन कौन है, कुभा है, इसको काबुल नदी कहते हैं, कुर्म या कुर्रम नदी कहते हैं, क्रुम, गोमती जिसे गोमल नदी कहते हैं, सुवास्तु जिसे स्वात नदी कहते हैं। अफगानिस्तान की जो 4 मुख्य नदियां हैं, कुभा है, क्रुम है, गोमती है, सुवास्तु है, इन नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसके साथ ही साथ जो सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियां हैं, जिसमें सिंधु नदी, इसको हिरणी कहा जाता है या इंडस नदी कहते हैं, सरस्वती नदी जिसको घग्गर कहते हैं, परसुड़ी नदी जिसको रावी कहते हैं, और वितस्ता जिसको झेलम कहते हैं, विपाशा, व्यास, अस्किनी, शतुद्री, सतलज का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। तो सप्त सिंधु प्रदेश की जो 7 नदियां हैं, उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलना, अफगानिस्तान की 4 प्रमुख नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलना,
यह प्रमाणित करता है कि आर्यों का विस्तार, आर्य संस्कृति का विस्तार पूर्वी अफगानिस्तान से लेके या अफगानिस्तान से लेके सप्त सिंधु प्रदेश तक था। आगे ब्रह्मवर्त का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मवर्त मतलब दशद्वतीय सरस्वती नदियों के बीच की घाटी का क्षेत्र है। यह भी जो प्रमाण मिलता है वह यही दर्शाता है कि आर्यों का विस्तार बाद में चल के सरस्वती नदी तक हो गया था। ठीक, तो ऋग वैदिक आर्यों का विस्तार पूर्वी अफगानिस्तान से लेके सप्त सिंधु प्रदेश तक, इसके बारे में जो साक्ष्य थे वो आपके सामने हम रख दिए हैं। तो इन्हीं आधार पे हम ये प्रमाणित करेंगे कि ऋग वैदिक आर्यों का विस्तार पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर सप्त सिंधु प्रदेश तक था। देखिए, अभी ऋग वैदिक आर्यों का जो सभ्यता थी गंगा घाटी में नहीं आई थी, क्योंकि गंगा का उल्लेख कम मिलता है, जमुना का भी उल्लेख कम मिलता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है और जमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ठीक, इसके साथ ही साथ कश्मीर की एक नदी है मरुधविधा, इसका भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि कश्मीर की किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो हम आज आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में चर्चा किए। देखिए, आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र आपको हम बताएंगे, इसके बाद हम उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र के बारे में भी बताएंगे। आज हम आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र के बाद अब कुछ ऋग्वैदिक नदियों के बारे में चर्चा कर लें। परीक्षा में पूछा आता है खूब। तो देखिए, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल में एक नदी सूक्त है। नदी सूक्त में 42 नदियों की चर्चा है, 42 नदियों की चर्चा की गई है, लेकिन उल्लेख केवल 21 नदियों का है। उन 21 नदियों में सरस्वती की चर्चा है। सरस्वती के अलावा जो सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियां हैं, इसकी चर्चा है। अफगानिस्तान में जो नदियां बहती हैं उनकी चर्चा है। गंगा की भी चर्चा है, यमुना की भी चर्चा है, और इसके साथ साथ सदा नीरा नर्मदा, सदा नीरा गंडक नदी की भी चर्चा है। तो जो महत्वपूर्ण जहां से प्रश्न बनते हैं नदियों के संबंध में, हम आपको बताएंगे। देखिए, पहला प्रश्न तो यह बनता है, जो सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियां हैं, इनका वैदिक नाम पूछा गया है। सप्त सिंधु प्रदेश की जो 7 नदियां हैं उनका वैदिक नाम पूछा गया है। उसमें देखिए, जैसे सिंधु का नाम क्या है, हिरण्यनी इसका नाम है, इसको इंडस कहते हैं। सरस्वती है, परसुणी का नाम रावी, इसका जो रावी का जो वैदिक नाम है परसुणी है। झेलम का जो वैदिक नाम है वितस्ता है। व्यास का जो वैदिक नाम है विपाशा है। चेनाब का जो वैदिक नाम है अस्किनी है। सतलज का जो वैदिक नाम है शतुद्री है। मिलान के लिए दे देगा, इनका वैदिक नाम दे देगा और पूछेगा वर्तमान में इसको किस नाम से संबोधित करते हैं। एक प्रश्न तो ये बना। इसके अलावा देखिए, ऋग्वेद में आपको बताए हैं कि नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। इसमें सरस्वती नदी का भी खूब उल्लेख किया गया है, क्योंकि इस नदी को नदी तमा कहा गया है, सबसे अच्छी नदी। देवी तमा कहा गया है, सबसे अच्छी देवी। माते तमा कहा गया है, सबसे अच्छी मां। इसका मतलब यह है कि सरस्वती नदी ऋग्वैदिक आर्यों के लिए आदरणीय थी, सर्वाधिक पवित्र नदी थी। इसके साथ साथ देखिए, यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन थी, उत्तर बताइएगा सरस्वती नदी। नदी तमा किसे कहा जाता है, सरस्वती नदी। देवी तमा किसे कहा जाता है, सरस्वती नदी। माते तमा किसे कहा जाता है, सरस्वती नदी। अगर अगला कोई प्रश्न आपसे पूछे कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी क्या थी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी वैदिक सभ्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो वैदिक सभ्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु नदी। क्योंकि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख आया है। ध्यान दे, पूछा था परीक्षा में कि ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख है, वह है सिंधु नदी का। इसकी आर्थिक महत्ता थी। आर्थिक महत्ता के कारण ही इसे हिरण्या कहा जाता था, क्योंकि इस नदी में सोना पाया जाता था, और सोना पाने के कारण ही इसे हिरण्या नाम से संबोधित किया जाता था। इसके साथ ही साथ देखिए, ऋग्वेद में अरब सागर की भी चर्चा है पारावत नाम से, क्योंकि जो सिंधु नदी है वो अरब सागर में गिरती है, और ऋग्वेद में सिंधु नदी के गिरने के स्थान को परावत अर्थात अरब सागर बताया गया है।
तो आज हम लोग नदियों के बारे में चर्चा किए, ऋग वैदिक आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में चर्चा किए, हम इनके आर्यों का जो निवास स्थान मध्य एशिया वाला इसकी चर्चा किए। देखिए हमारी जो अगली अगली क्लास होगी उसमें हम उत्तर वैदिक आर्यों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन नदियों से बने हैं उसके बारे में एक फिगर बना के, ग्राफ बना के चर्चा कर लेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे सीधे वैदिक साहित्य के बारे में, क्योंकि वैदिक साहित्य से ही आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, ऋग वैदिक आर्यों के, उत्तर वैदिक आर्यों के, उसी से उनका सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के पक्षों के हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम पूरे ऋग्वेद, पूरे वैदिक काल को दो भागों में बांटेंगे, एक ऋग वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन। इसके बाद हमारा शुरू होगा ऋग वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक संगठन, सारे तत्वों पे हम चर्चा करेंगे। एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है ऋग्वेद काल, परीक्षा से खूब प्रश्न बनते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जीएस वाले भाग से इससे बनेंगे। टीजीटी पीजीटी में दो चार प्रश्न जरूर इस खंड से बनते हैं। ध्यान लगा के पढ़िए, खूब मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।